सुबह से रिमशा ने एक ही बात की रट लगाई हुई थी कि उसे नानी के घर जाना है। अम्मी उसे कह रही थी, भाई सब्र करो, शाम को तुम्हारे वालिद आएंगे तो तुम्हें नानी के घर छोड़ आएंगे। असल में नानी के घर जाने की जिद की एक सबसे बड़ी वजह ये थी कि नानी पहले रिमशा लोगों के साथ ही रहती थी। नाना के इंतकाल के बाद अम्मी नानी को अपने साथ ही अपने घर ले आई थी। मामू छोटे थे, अब मामू की जॉब भी लग गई थी और फिर इनकी रिश्ते का चक्कर भी चल रहा था। तो नानी ने कहा कि हम अपने पुराने घर वापस चलते हैं। उनका घर बंस रोड के इलाके में था और तकरीबन 20 साल से खाली था। रिमशा की जिद की जो असल वजह थी, भाई उसे अपने नाना का घर देखना था जो उसने अभी तक नहीं देखा था। अब रिमशा भी 15 साल की हो गई थी। शाम को जैसे ही रिमशा के वालिद घर आए, बमुश्किल उन्होंने उन्हें चाय पीने दी और फौरन उनके साथ गाड़ी में बैठ के नानी के घर पहुंच गई। रिमशा पहली बार नानी के घर आई थी। घर में उसने नानी के साथ घर सेट कराने के अलावा किचन भी संभाल लिया। रात को खाने के बाद रिमशा जब बर्तन धो के फारिग हुई तो उसे किचन का फर्श कुछ गंदा सा लगा। उसने कहा चलो इसको साफ कर देती हूँ। वो किचन का फर्श साफ करने लग गई। सामने बर्तन पे रिफ्लेक्शन देख के उसको ऐसे लगा जैसे पीछे से कोई गुजरा। उसने पलट के फौरन देखा तो पीछे कोई न था। वो फौरन उठ के किचन से बाहर गई और जैसे ही उसने राहदारी क्रॉस करके सामने वाले कमरे में देखा तो सामने मामू खड़े थे। उसने सोचा कि शायद वो ही गुजरे होंगे। तकरीबन 1-1:30 बजे का वक्त था। नानी उसे मजे मजे के नाना के किस्से सुना रही थी। इतने में नानी ने कहा कि रिमशा मुझे ज़रा पानी पिला दो। रिमशा नानी के लिए पानी लेने किचन की तरफ गई। जब वो किचन में आई तो उसे एक औरत नजर आई जिसके चेहरे पे लाल घूंघट था और वो मुस्कुराती हुई साफ नजर आ रही थी। रिमशा खौफ से 2 कदम पीछे हटी तो इतने में इसका सर दीवार से टकराया और वो गिर के बेहोश हो गई। जब काफ़ी देर तक रिमशा नहीं आई तो नानी ने मामू को कहा कि जाकर रिमशा को देखो कहाँ रह गई। मामू किचन की तरफ आए तो रिमशा इन्हें बेहोश मिली। मामू उसे उठा के कमरे में लाए। नानी और मामू बहुत परेशान थे रिमशा की यह हालत देख के। बहरहाल अगले दिन रिमशा ने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे घर छोड़ दें। तो मामू उसे घर छोड़ के चले गए। अम्मी ने रिमशा को देख के कहा तुम तो 2-3 दिन के लिए नानी के घर गई थी, फिर इतनी जल्दी वापस आ गई। और उस वक्त घर में खाना भी लग रहा था तो वो हाथ मुंह धोकर खाने के लिए सबके साथ बैठ गई। तो इसकी अम्मी ने सालन डालकर एक प्लेट इसकी तरफ बढ़ा दी। रिमशा ने प्लेट को अजीब तरीके से देखा और प्लेट को उठाकर अपनी ज़बान से इसे चाटना शुरू कर दिया। सब अपना खाना छोड़ के रिमशा को गौर से देखने लग गए। रिमशा पागलों की तरह प्लेट को चाट रही थी। फिर इसने सालन का बाउल उठाया और पूरा बाउल अपने मुंह से लगा लिया। फिर इसने अपनी लंबी सी ज़बान, ऐसा लग रहा था इसकी ज़बान से कोई गोश्त का लोथड़ा लटक रहा है, इससे प्लेट को चाटना शुरू कर दिया और फिर सबको देखकर जोर जोर से हंसने लगी। दादा ये देख के परेशान हो गए। फिर दादा ने उठकर रिमशा के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा तो वो गिरी और बेहोश हो गई। दूसरे दिन जब रिमशा को होश आया तो वो खामोश थी और इतनी सुन कि जैसे कोई मशीन हो। दूसरे दिन रात की बात है, जब सब सो रहे थे दादी तहज्जुद के लिए उठी और जब वो बच्चों के कमरे के पास से गुजर रही थी तो उन्होंने सुना कोई कह रहा है हाँ हाँ मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। बार बार ये आवाज़ कमरे से सुनाई दे रही थी। दादी फौरन कमरे में दाखिल हुई तो रिमशा अपने बेड पर बैठे सामने वाली दीवार को देख रही थी और बातें कर रही थी। उसको देख के दादी भी डर सी गई। उन्होंने फौरन लाइट जलाई तो जैसे रिमशा नींद से जागी। दादी ने उससे पूछा किससे बातें कर रही थी बेटा। उसने फिर कोई जवाब न दिया। वो फौरन बिस्तर पे लेटी और आंखें बंद कर ली। 3 दिन बाद हफ्ते का दिन था तो अम्मी ने फौरन प्रोग्राम बना लिया कि हफ्ते वाले दिन 2 दिन के लिए नानी के यहाँ रुकने जाएंगे और सामान तैयार कर लिया। जब वो लोग नानी के घर पहुँचे तो नानी घर में अकेली थी और मामू ऑफिस गए हुए थे। कामों से फ्री होकर सब थोड़ी देर के लिए लेट गए। अम्मी कमरे में दाखिल हुई और बिस्तर पे आके लेटी। अभी वो लेटी ही थी कि उन्होंने देखा कि रिमशा अपने बेड से उठी और बाहर की तरफ जाने लगी, पर उसकी आंखें बंद थी। ऐसा लगा कि वो नींद में चल रही है। अम्मी इसके पीछे गई तो देखा
वो तेज धूप में सहन में गोल गोल घूम रही थी। अम्मी ने जब इसे आवाज़ दी कि ये सब क्या कर रही हो, तो इसकी रफ्तार में एकदम से तेज़ी आ गई। अम्मी ने और चीख चीख के इसको आवाज़ें दी, रिमशा रिमशा, और इसे रोकना भी चाहा, पर वो तेज तेज गोल घूमती जा रही थी। अम्मी की आवाज़ें सुनकर नानी भी कमरे से बाहर आ गई। इन्होंने बुलंद आवाज़ में आयतल कुर्सी की तिलावत करना शुरू कर दी। नानी ने जैसे ही आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की, रिमशा की रफ्तार आहिस्ता होना शुरू हुई। नानी ने जैसे ही आयतल कुर्सी ख़त्म की, रिमशा के पाँव एकदम रुक गए। वो धड़म से गिरी। अम्मी ने फ़ौरन इसे संभाला। इसके पाँव पे जैसे ही नज़र पड़ी, उसमें से खून बह रहा था। शायद ज़मीन पे पड़े कुछ पत्थरों से उसके पाँव कट चुके थे, जिनकी वजह से उसके पाँव में से खून निकल रहा था। नानी और अम्मी बड़ी मुश्किल से रिमशा को उठाकर कमरे में लेकर आईं और रिमशा को लिटाया, और इसके बाद नानी ने अम्मी से पूछा कि इसे क्या हुआ है। तो अम्मी ने उन्हें सब कुछ बता दिया जो इतने दिन से रिमशा कर रही थी। ये सब सुनकर नानी और भी परेशान हुई। 2 दिन वहाँ रिमशा की तबीयत बहुत ख़राब रही। 2 दिन बाद जब अम्मी ने घर जाने के लिए कहा, तो रिमशा फ़ौरन बोली। उसने ज़िद की कि उसे यहीं रुकना है, नानी के घर से कहीं नहीं जाना। मगर अम्मी भी बज़िद थी, क्योंकि अब्बा को बगैर बताए उसे नानी के घर में नहीं छोड़ सकती थी, और बाबा से राब्ता नहीं हुआ था। तो वो रिमशा को ज़बरदस्ती घर ले आईं। मगर रिमशा का घर आना अजाब हो गया। रिमशा पे मिर्गी के दौरे पड़ने लगे। इससे पहले रिमशा को कभी कोई ऐसी बीमारी नहीं थी। अल्लाह अल्लाह करके वो इस मसले से बाहर निकली तो उसके जिस्म पे नील के निशान पड़ने लगे। वो बेबस इंतहाई हिचकियों से रोती थी। इससे पूछते तो वो कहती, पता नहीं, रोना आ रहा है बस। दादा जिस मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते थे, वहाँ के इमाम साहब को ले आए कि अपनी बच्ची पे दम तो करा लें, शायद किसी की नज़र लग गई है। रिमशा थी ही इतनी खूबसूरत। इमाम साहब ने जब उस पर दम किया तो इस दम का असर हुआ और इसने रातों में रोना बंद कर दिया। इसके जिस्म के नील के निशान भी मिटने लगे। लेकिन मिर्गी के दौरे से अब भी आते थे। हाथ पांव टेढ़े हो जाते, मुंह से झाग निकलने लगता, दांत बजने लगते, जबान कट जाती और मुंह से खून भी आने लगता। बाबा ने कहा 2-3 दिन और दम करवा के देख लेते हैं, क्या पता मिर्गी के दौरे भी बंद हो जाएं। तो दादा फिर इमाम साहब को लेकर आ गए। इस बार जब इन्होंने पढ़ना शुरू किया तो इमाम साहब की ज़बान टेढ़ी हो गई और वो एकदम घबराकर चुप हो गए। फिर वो पढ़ना चाहते थे, लेकिन फिर जब उन्होंने पढ़ना शुरू करना चाहा तो उनके हाथ पांव टेढ़े हो गए और वो ज़मीन पे गिर गए। दादा और अब्बा इनको देखने लगे। इतने में रिमशा उठी और अपना जिस्म नोचने लग गई। वो रोती जाती और अपना जिस्म नोचती जाती, जैसे वो ना चाहते हुए भी ये सब कर रही थी। इमाम साहब को लकवा मार गया था। वो ठीक तरह से बात भी नहीं कर पा रहे थे। इधर रिमशा की हालत भी गैर होती जा रही थी। इतने में पता नहीं दादा ने क्या सोचा और कुरान पाक लाके रिमशा के माथे पे रख दिया। एक लम्हे को वो रुकी, फिर दूसरे ही लम्हे उसने इतनी बुरी तरह से चीख मार के कमरे की ड्रेसिंग टेबल का शीशा तोड़ दिया। शीशा किरची हो गया। सब बेइंतहा डर गए। एक बार फिर वो बुरी तरह चीख मार के बेहोश हो गई। बाबा ने इमाम साहब को देखा तो इमाम साहब घर से बाहर ले जाने का इशारा कर रहे थे। बाबा और दादा ने फौरन इन्हें उठाया, अस्पताल की तरफ भागे। बाबा और दादा जैसे ही घर वापस आए तो उन्होंने फौरन फैसला किया कि रिमशा को किसी और को दिखाना पड़ेगा। सब फौरन मान गए। दादा ने बताया कि इमाम साहब जैसे ही घर पहुंचे वो बिल्कुल ठीक हो गए और उन्होंने रिमशा के इलाज के बारे में पूछा तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि मेरे बस की बात नहीं है। बाबा और दादा बहुत परेशान थे। वो मुस्तकिल किसी बुजुर्ग की तलाश में थे जो उनकी बेटी को सही कर दे। इसके चेहरे पे भी साफ कमजोरी नुमाया थी। सब इसकी हालत देख के बहुत परेशान थे, मगर कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा था। वो बेड पे लेटे छत को घूरती रहती। जब नानी को ये बात पता चली तो वो फौरन दौड़ी चली आई। नानी रिमशा से मिलना चाहती थी और सब इसके जागने का इंतजार कर रहे थे। इतने में रिमशा की हालत फिर से खराब होने लगी। वो जो भी चीज़ थी इसको अंदर से खाती चली जा रही थी। नानी ने कमरे का जायजा लिया और फिर रिमशा के कमरे में एक कोने पर जाए नमाज बिछाकर बैठ गई और मंजिल पढ़ने लगी। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि रिमशा की हालत बेहतर हुई। यहाँ तक जैसे ही मंजिल ख़त्म हुई, रिमशा ने अपनी आंखें खोल दी, जबकि इतने दिन से वो सही तरह जागी नहीं थी। दादा दादी को तो जैसे तोड़ मिल गया। इन्होंने भी मदद करने का सोचा। वो वक्त इन सब पे बहुत भारी था। रात का वक्त था। सब ने जैसे ही मिल के पढ़ना शुरू किया तो वो चीज़ें रिमशा को परेशान करने लगी। वो चीखती चिल्लाती रोती। हम इसे इसकी मर्जी करने देते। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन
अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मगर जब 5 से 6 दिन तक अमल जारी रहा तो वो चीज़ें पूरे घर को परेशान करने लगी। आहिस्ता आहिस्ता मंजिल पढ़ते पढ़ते पूरे 40 दिन होने वाले थे। 40वें दिन दादा किसी काम से बाहर निकले और उनको आने में देर हो गई। घर में सब परेशान थे, यहाँ तक कि रात के 10 बज गए। एकदम अचानक बाबा के पास एक लड़के की कॉल आई। मुझे इनके पास से मोबाइल मिला है। इसके बैक कवर में एक पर्ची डली हुई थी और इस पर्ची में लिखा हुआ था कि इस नंबर पे कॉल करें और कहे मंजिल पढ़ना फ़ौरन शुरू कर दें क्योंकि आज आखिरी दिन है, मेरी पोती की जान खतरे में है। बाबा ने फ़ौरन फ़ोन रखा और अस्पताल की तरफ भागे। नानी और दादी ने फ़ौरन मंजिल पढ़ना शुरू कर दिया क्योंकि आज आखिरी 40वां दिन था। नानी और दादी मिल के दोनों जोर जोर से मंजिल पढ़ती जा रही थी और रिमशा फिर से चीखती चिल्लाती इधर से उधर दौड़ रही थी। और जैसे जैसे मंजिल खत्म होने की तरफ आई, रिमशा की भी हालत आहिस्ता आहिस्ता सुधरना शुरू हो गई। और जैसे ही मंजिल खत्म हुई, घर में एक बहुत जोरदार धमाके की आवाज़ आई और चारों तरफ धुआं फैल गया। जैसे ही धुआं घर में से ख़त्म हुआ, सबकी नज़र रिमशा की तरफ गई। ऐसा लगा रिमशा जैसे बिल्कुल ठीक हो गई है। वो आहिस्ता आहिस्ता सिसक के रो रही थी। 1-2 दिन गुजरे, रिमशा तो ठीक हो गई, लेकिन दादा एक्सीडेंट के बाद घर वापस ना आ सके।